हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2021 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स से आए हुए कुछ क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN solid with oxygen was run in a bomb calorimeter and delta U was found to be minus 72.24 kilojoules per mole. The magnitude of delta H at 298 Kelvin for the reaction is kilojoules में आंसर देना है। रिएक्शन गिवन है NH2CN plus 3/2 O2 giving you N2 plus O2 plus H2O। आंसर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। R की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N GRT। यहाँ पर डेल्टा H है इंथैल्पी, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, डेल्टा N G है change of number of moles of gaseous substances in the reaction, R गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन केल्विन। अब अगर आप इक्वेशन को देखें ध्यान से तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स हैं गैसेस के, 1 मोल नाइट्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का, जबकि रिएक्टेंट साइड पर 3/2 मोल्स हैं गैस के। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस हो जाएंगे 1 + 1 - 3/2 दैट इज 1/2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा U की वैल्यू आपको गिवन है -742.24 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा Ng की वैल्यू हुई हाफ। R की वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन है, लेकिन क्योंकि डेल्टा U किलो जूल्स में गिवन है इसलिए R को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके। टेम्परेचर है 298 केल्विन। डेल्टा H आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी -741 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 flasks 1 and 2 shown below are connected by a valve of negligible volume. When the valve is opened, the final pressure of the system in bars is x into 10 to the power -2. The value of x is नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स गिवन है। मोलर मास गिवन है नाइट्रोजन का। R की वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। यहाँ जो पिक्चर गिवन है वो देख लेते हैं। दोनों ही वॉल्व्स में नाइट्रोजन गैस फिल्ड है। मास, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों वॉल्व्स के अलग अलग हैं। जब ये वॉल्व खुलेगा तो प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो जो वॉल्व हायर टेम्परेचर पर है वो हीट लूज करेगा, जो वॉल्व लोअर टेम्परेचर पर है वो हीट गेन करेगा, और हीट लॉस्ट बाय कंटेनर 1 विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कंटेनर 2। अब हीट गेन या हीट लॉस्ट होता है N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T। फाइनल टेम्परेचर हम एज्यूम कर लेते हैं T। कंटेनर 1 का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेल्टा T होगा 300 - T, जबकि कंटेनर 2 का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसलिए डेल्टा T की वैल्यू वहां हो जाएगी T - 60। फर्स्ट कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 और सेकेंड कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स हुए N2। दोनों ही कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है, इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी दोनों तरफ सिमिलर होगी। N1 और N2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। कंटेनर 1 के लिए मास होगा 2.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास 28 हो जाएगा, और कंटेनर 2 में मास होगा 0.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास 28 हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट करें तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 284 केल्विन। हम एज्यूम कर लेते हैं फाइनल प्रेशर को P के बराबर। क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है, इसलिए फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू फाइनल टेम्परेचर होगा। यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर है 284 केल्विन, फाइनल प्रेशर है P। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम दोनों
वॉल्व्स के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक वॉल्व में मास है 2.8 ग्राम्स और दूसरे वॉल्व में मास है 0.2 ग्राम्स, तो टोटल मास हो जाएगा 2.8 प्लस 0.2 इक्वल टू 3 ग्राम्स। तो फाइनल मोल्स हो जाएंगे 3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 28। पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल वॉल्यूम है V1 प्लस V2। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हुए 3 डिवाइडेड बाय 28 और V1 प्लस V2 की वैल्यू हो जाएगी 3 लीटर्स। प्रेशर होगा नंबर ऑफ मोल्स RT डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 डिवाइडेड बाय 28। R की वैल्यू 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल। फाइनल टेम्परेचर 284 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम 3 लीटर्स। क्योंकि हमने R की वैल्यू जूल्स में ली है, इसलिए वॉल्यूम जो कि लीटर्स में है उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये प्रेशर हमें पास्कल्स में मिलेगा। आंसर हमें बार्स में चाहिए और 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स होता है, इसलिए पास्कल्स को बार में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू मिलेगी 84.28 इंटू 10⁻⁻2 बार्स। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है और 10⁻⁻2 की टर्म्स में देना है, इसलिए आंसर होगा 84। For water, delta H vaporization equal to 41 kilojoules per mole at 373 Kelvin and 1 bar pressure. Assuming that water vapor is an ideal gas that occupies a much larger volume than liquid water, the internal energy change during evaporation of water is kilojoule per mole में आंसर देना है। R की वैल्यू गिवन है 8.3 जूल्स पर मोल पर केल्विन। अब जब लिक्विड वाटर चेंज होगा वाटर वेपर में, तो उस फिजिकल चेंज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं H2O लिक्विड चेंजिंग टू H2O गैस। और इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H की वैल्यू गिवन है 41 किलो जूल्स पर मोल। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N ऑफ गैस RT। यहाँ डेल्टा H है एंथैल्पी और डेल्टा U है इंटरनल एनर्जी। डेल्टा N गैस है change in number of moles of gaseous substances। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल है गैस का, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर 1 भी नहीं है, इसलिए डेल्टा N ऑफ गैस हो जाएगा 1 - 0 इक्वल टू 1। R की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर है 373 केल्विन। ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू किलो जूल्स में दी गई है, इसलिए हम R को भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके। यहां से डेल्टा U कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 37.9 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A system does 200 joules of work and at the same time absorbs 150 joules of heat. The magnitude of the change in internal energy is joules में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए वो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव और W की वैल्यू हुई -200। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा और यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाएगी +150। डेल्टा U होगा Q प्लस W। Q है 150 और W है -200। दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा डेल्टा U इक्वल टू -50 जूल्स। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड होगा 50 joules. Next, an exothermic reaction X changing to Y has an activation energy 30 kilojoules per mole. If energy change delta E during the reaction is -20 kilojoules, then the activation energy for the reverse reaction in kilojoules is। अब यहाँ पर चेंज देख लेते हैं X to Y। ये एक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डेल्टा ई वैल्यू गिवन है -20 किलो जूल और फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है 30 किलो जूल्स पर मोल। तो इसको समझने के लिए एक ग्राफ को समझ लेते हैं। पहले हम ये ग्राफ बना रहे हैं एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हुआ डेल्टा ई। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये वैल्यू होगी और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये वैल्यू होगी। जो डेल्टा ई होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन गिवन है, डेल्टा ई भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन मिल जाएगी 50 किलो जूल्स। नेक्स्ट, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, delta H vaporization minus delta U vaporization is equal to dash into 10 to the power 2 joules per mole. राउंड ऑफ करना है आंसर को नियरेस्ट इंटीजर पर। Assume volume of liquid water is much smaller than volume of gaseous water. R की वैल्यू गिवन है 8.31 joules per mole per Kelvin. यहाँ पर भी लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N ऑफ गैस RT। अगर हम 1 मोल वाटर की बात करें तो डेल्टा N गैस इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल गैस का है और रिएक्टेंट साइड पर 1 भी मोल गैसियस नहीं है। डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा N ऑफ गैस RT होगा और डेल्टा H माइनस डेल्टा U की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। डेल्टा N गैस की वैल्यू पुट कर देते हैं। R आपको क्वेश्चन में गिवन है, T है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 373 केल्विन आएगा। सभी वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा N R T की वैल्यू आ जाएगी 3099.63। आंसर क्योंकि 10 to the power 2 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 31। At 25 degrees Celsius, 50 grams of iron reacts with HCl to form FeCl2. The evolved hydrogen gas expands against constant pressure of 1 bar. The work done by the gas during this expansion is, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। R की वैल्यू गिवन है 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। एटॉमिक मास दिया हुआ है आयरन का 55.85। क्योंकि ये वर्क एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आयरन प्लस 2HCl गिविंग यू FeCl2 प्लस H2। यहाँ पर आयरन का मास दिया है 50 ग्राम्स। मोलर मास से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। आयरन के नंबर ऑफ मोल्स हुए 50 डिवाइडेड बाय 55.85। और अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें तो जितने मोल्स आयरन के रिएक्ट होंगे उतने ही मोल्स हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होंगे। तो हाइड्रोजन के प्रोड्यूस्ड मोल भी हो जाएंगे 50 डिवाइडेड बाय 55.85। वर्क डन होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा N GRT। डेल्टा N G है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द रिएक्शन। अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को देखें तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के मोल्स हैं जो गैसियस फॉर्म में हैं बस, और रिएक्टेंट साइड में कोई भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 55.85। ये सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। W की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 50 डिवाइडेड बाय 55.85। R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 298 केल्विन। कैलकुलेट करें, वैल्यू मिलेगी माइनस 2218.05 जूल्स।
आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2218। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 moles of an ideal gas at 293 Kelvin is expanded isothermally from an initial pressure of 2.1 megapascals to 1.3 megapascals against a constant external pressure 4.3 megapascals. The heat transferred in this process is किलो जूल्स पर मोल में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। आर की वैल्यू गिवन है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। अब यहां पर भी वर्क ऑफ एक्सपेंशन एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, तो ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, जहां डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज है, क्यू है हीट और डब्ल्यू है वर्क। आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जो कि गिवन है 293 केल्विन। कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए Q विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हम अगर W कैलकुलेट कर ले तो उसके ऑपोजिट साइन के साथ Q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, W होगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 4.3 मेगापास्कल्स। ये एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है। Q क्योंकि माइनस W है, इसलिए Q की वैल्यू प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V दैट इज V2 माइनस V1 होगा। P1 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2.1 मेगापास्कल्स और P2 की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 1.3 मेगापास्कल्स। PV इक्वल टू nRT होता है, इसलिए V हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय P। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी nRT डिवाइडेड बाय P2 और V1 की वैल्यू हो जाएगी nRT डिवाइडेड बाय P1। W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, V2 माइनस V1 में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगी W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल nRT मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। ये सभी वैल्यूज पुट कर दें तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगी। एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 4.3, नंबर ऑफ मोल्स है 5, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर है 293 केल्विन, P2 की वैल्यू 1.3 मेगापास्कल्स और P1 की वैल्यू 2.1 मेगापास्कल्स। कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा माइनस 15347.7 जूल्स। Q की वैल्यू हो जाएगी 15.35 किलो जूल्स, पर ये वैल्यू 5 मोल्स के लिए है और हमें आंसर किलो जूल पर मोल में देना है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो 15.35 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। Born-Haber cycle for KCl is evaluated with the following data. Delta H naught formation for KCl equal to minus 436.7 kilojoules per mole. Delta H naught sublimation for potassium equal to 89.2 kilojoules per mole. Delta H naught ionization for potassium equal to 419.0 kilojoules per mole. Delta H naught electron gain enthalpy for chlorine equal to minus 348.6 kilojoules per mole. Delta H naught bond dissociation energy for Cl2 equal to 243.0 kilojoules per mole. The magnitude of lattice enthalpy for KCl in kilojoules per mole is nearest integer पर आंसर देना है। ये पूरा डेटा अप्लाई करने के लिए हमें पोटेशियम क्लोराइड की बॉर्न-हेबर साइकिल को स्टडी करना होगा। तो पहले हम बॉर्न-हेबर साइकिल देख लेते हैं और उसके बाद सभी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस करेंगे। बॉर्न-हेबर साइकिल में हम यूज करते हैं हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन, जिसके अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में, टोटल हीट चेंज सेम रहता है। पोटेशियम क्लोराइड के लिए अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन लिखें तो सॉलिड पोटेशियम प्लस हाफ Cl2 गैस
गिविंग यू सॉलिड KCl होगा। इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन फॉर पोटेशियम क्लोराइड होगा। ये रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होगा। सबसे पहले हम पोटेशियम की बात करें तो सॉलिड पोटेशियम को गैसियस पोटेशियम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी सब्लिमेशन एंथैल्पी फॉर पोटेशियम। गैसियस Cl2 को डिसोसिएट करना पड़ेगा गैसियस Cl में। 1 मोल Cl2 को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हाफ मोल Cl2 को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। गैसियस पोटेशियम को आयनाइज करना होगा K+ में, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी वो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम। गैसियस क्लोरीन को चेंज करना पड़ेगा Cl- में, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। अब हमारे पास गैसियस K+ और गैसियस Cl- हैं। ये दोनों कंबाइन होंगे, सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और इस प्रोसेस का एनर्जी चेंज कहलाएगा लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो कोरी बॉर्नहेबर साइकिल में हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू enthalpy of sublimation of potassium plus enthalpy of ionization of potassium plus half of bond dissociation energy of chlorine plus electron gain enthalpy of chlorine plus lattice energy होगी। इन सभी एनर्जीज की वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ सभी वैल्यूज गिवन हैं, वो सभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो डेल्टा H नॉट KCl की वैल्यू -436.7, डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन ऑफ पोटेशियम 89.2, डेल्टा H नॉट आयनाइजेशन ऑफ पोटेशियम is 419.0, bond dissociation energy of chlorine is 243 and half of bond dissociation energy लेंगे यहाँ पर हम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज -348.6, और लैटिस एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। वो कैलकुलेशन करें तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी -717.8 किलो जूल्स पर मोल, और आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है तो आंसर इज -718। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ionization enthalpy of Na+ formation from Na gaseous is 495.8 kilojoules per mole, while the electron gain enthalpy of bromine is -325.0 kilojoules per mole. Given the lattice enthalpy of sodium bromide is -728.4 kilojoules per mole, the energy for the formation of NaBr ionic solid from sodium gaseous and bromine gaseous is, नेगेटिव साइन साथ में दिया हुआ है 10⁻⁻1 किलो जूल्स पर मोल की टर्म्स में आंसर देना है। यहाँ पर अगेन हमें बॉर्नहेबर साइकिल देखनी पड़ेगी। हमसे पूछा गया है गैसियस सोडियम और गैसियस ब्रोमीन के कॉम्बिनेशन से आयनिक सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, तो उसकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है जो है डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर NaBr। इस प्रोसेस के लिए गैसियस सोडियम को पहले Na+ गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऐसा करते हुए जो एनर्जी चेंज होगा वो होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। Br को Br- में कन्वर्ट करना होगा, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन। अब Na+ गैसियस और Br- गैसियस कंबाइन होंगे और सॉलिड NaBr बनाएंगे, और ऐसा करते हुए जो एनर्जी चेंज होगा वो होगा लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। इस बॉर्नहेबर साइकिल के अकॉर्डिंग डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaBr विल बी इक्वल टू डेल्टा H नॉट आयनाइजेशन ऑफ Na plus delta H naught electron gain enthalpy of bromine plus delta H naught lattice energy of sodium bromide होगा। क्वेश्चन में से इन सभी एक्सप्रेशंस की वैल्यूज लिख लेते हैं।
डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन है 495.8, डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 325 और डेल्टा एच नॉट लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड -728.4 है। कैलकुलेट करें तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaBr मिल जाएगा -5576 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल्स। माइनस साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए आंसर होगा 5576। For a given chemical reaction A giving B at 300 Kelvin, the free energy change is -49.4 kilojoules per mole and the enthalpy of reaction is 51.4 kilojoules per mole. The entropy change of the reaction is joule per Kelvin per mole में आंसर देना है। डेल्टा G गिवन है -49.4 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा H गिवन है 51.4 किलो जूल्स पर मोल। पर आपको डेल्टा S कैलकुलेट करना है जूल्स पर केल्विन पर मोल में। हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G, डेल्टा H और T की वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है। क्योंकि हमें डेल्टा S जूल्स में निकालना है और डेल्टा G और डेल्टा H किलो जूल्स में गिवन है, इसलिए डेल्टा G और डेल्टा H को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। इसलिए डेल्टा G हो जाएगा -49400 जूल्स पर मोल और डेल्टा H हो जाएगा 51400 जूल्स पर मोल। टेम्परेचर हुआ 300 केल्विन। कैलकुलेट करेंगे डेल्टा S मिल जाएगा 336 जूल्स पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A plus B giving you C plus D, delta H naught reaction equal to 80 kilojoules per mole. The entropy change delta S naught depends on the temperature in Kelvin as delta S naught equal to 2T joules per Kelvin per mole. Minimum temperature at which it will become spontaneous is, केल्विन में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन होती है डेल्टा G नॉट को नेगेटिव होना चाहिए, मींस 0 से कम होना चाहिए। इसलिए डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट भी लेस देन 0 होगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा T ग्रेटर देन डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा S नॉट। डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा H नॉट गिवन है 80 किलो जूल्स पर मोल, उसे कन्वर्ट करते हैं जूल्स पर मोल में 1000 से मल्टीप्लाई करके, और डेल्टा S नॉट गिवन है 2T जूल्स पर केल्विन पर मोल। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2T स्क्वायर ग्रेटर देन 80,000। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा T स्क्वायर ग्रेटर देन 40,000 और कैलकुलेट करने पर T ग्रेटर देन 200 मिल जाएगा। तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज। अब एंट्रोपी क्योंकि डिसऑर्डरनेस का मेजर होती है, जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी और जब डिसऑर्डरनेस घटेगी तो एंट्रोपी घटेगी। तो हम सभी ऑप्शंस में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो डिसऑर्डरनेस घट जाती है, जिसकी वजह से यहां पर एंट्रोपी डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी देखते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है, इसलिए एंट्रोपी यहां भी डिक्रीज ही होगी। ऑप्शन सी देखते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिविंग यू अमोनिया। यहां पर
रिएक्टेंट साइड पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जबकि प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डिक्रीज करेंगे तो अगेन एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। डी पार्ट देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन लेड सरफेस। कोई भी गैस अगर फ्री स्टेट में है तो उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी किसी भी सॉलिड सरफेस पर तो उसकी डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो जब सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो उसके आयंस सेपरेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। अब इन सभी 5 प्रोसेसेस के बेस पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर हम ये सभी पार्ट्स देखें तो ए, बी, सी और डी में एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, जबकि ई पार्ट में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो चारों ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। For the reaction 2NO2 giving you N2O4, when delta S equal to minus 176.0 joules per Kelvin per mole and delta H equal to minus 57.8 kilojoules per mole, the magnitude of delta G at 298 Kelvin for the reaction is kilojoules per mole में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। क्वेश्चन में डेल्टा H की वैल्यू गिवन है minus 57.8 kilojoules per mole, डेल्टा एस माइनस 176 जूल्स पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर है 298 केल्विन। डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सभी वैल्यूज गिवन है, सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल्स में गिवन है और डेल्टा एस की वैल्यू जूल्स में गिवन है, इसलिए हम डेल्टा एस की वैल्यू को किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 5.352 किलो जूल्स पर मोल। पर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है डेल्टा जी का और आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5.352 और क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है इसलिए आंसर हो जाएगा 5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The incorrect expression among the following is delta G system divided by delta S total equal to minus T at constant pressure. ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, K equal to delta H naught minus T delta S naught divided by RT. एक्चुअली अगर ये माइनस लॉग K इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट डिवाइडेड बाय RT होता तो करेक्ट स्टेटमेंट होती, पर ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, K इक्वल टू E टू द पावर माइनस डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय RT, ये करेक्ट स्टेटमेंट हुई। और अगली स्टेटमेंट अगर देखें तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट होती है। क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी, इसलिए आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा गिवन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एज फॉलोज, FeO plus C giving you Fe plus CO. The minimum temperature in Kelvin at which the reaction becomes spontaneous is, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। जो डेटा गिवन है वो देख लेते हैं। टेबल फॉर्म में डेटा गिवन है आपको, सभी सब्सटेंसेस FeO, कार्बन, Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट वैल्यूज गिवन है। स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें देखना होता है डेल्टा G नॉट। डेल्टा G नॉट के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G नॉट निगेटिव होना चाहिए, मींस 0 से कम होनी चाहिए उसकी वैल्यू,
इसलिए डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट की वैल्यू लेस देन 0 चाहिए होगी। इस इक्वेशन के लिए इस डेटा के बेस पर डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले डेल्टा एच नॉट रिएक्शन हो जाएगी डेल्टा एच नॉट एफ ई प्लस डेल्टा एच नॉट सी ओ माइनस डेल्टा एच नॉट एफ ई ओ प्लस डेल्टा एच नॉट सी। ये सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 0 माइनस 110.5 माइनस माइनस 266.30 प्लस 0 और उसकी वैल्यू मिल जाएगी 155.8 किलो जूल्स पर मोल। तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन की वैल्यू हमें मिली 155.8 किलो जूल्स पर मोल। अब इसके आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेम रिएक्शन के लिए डेल्टा एस नॉट वैल्यू। डेल्टा एस नॉट रिएक्शन होगा डेल्टा एस नॉट ऑफ आयरन प्लस डेल्टा एस नॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस डेल्टा एस नॉट ऑफ FeO प्लस डेल्टा एस नॉट ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 27.28 प्लस 197.6 माइनस 57.49 प्लस 5.74 जिसकी वैल्यू मिल जाएगी 161.65 जूल्स पर मोल पर केल्विन। अब हम ध्यान से देखें तो डेल्टा एच नॉट किलो जूल्स पर मोल में गिवन है और डेल्टा एस नॉट जूल्स पर मोल पर केल्विन में गिवन है। तो दोनों ही वैल्यूज हमें या तो जूल्स में लेनी होंगी या किलो जूल्स में लेनी होंगी। अगर हम इस रिएक्शन को देखें डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट शुड बी लेस देन 0। तो थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगा टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस नॉट। यहाँ पर डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस नॉट की जो वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगा मिनिमम टेम्परेचर इन केल्विन। वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एच नॉट क्योंकि किलो जूल्स में है उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करके। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट की कैलकुलेट करेंगे तो हमें टेम्परेचर मिलेगा 963.8 केल्विन और ये मिनिमम टेम्परेचर हमें नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर हुआ 964 Kelvin. At 298 Kelvin, the enthalpy of fusion of a solid X is 2.8 kilojoules per mole and the enthalpy of vaporization of the liquid X is 98.2 kilojoules per mole. The enthalpy of sublimation of the substance X in kilojoules per mole is आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। क्वेश्चन में कोई सब्सटेंस लिया हुआ है X जो कि सॉलिड स्टेट में है वो कन्वर्ट होगा जब लिक्विड स्टेट में। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब जब लिक्विड एक्स गैसियस एक्स में चेंज होगा तब जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जो 2 स्टेप प्रोसेस है अगर ये सिंगल स्टेप में हो सॉलिड एक्स सीधे गैसियस एक्स में कन्वर्ट हो तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू 2.8 किलोजूल्स पर मोल और डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू 98.2 किलोजूल्स पर मोल। ऐड करने पर आंसर मिलेगा डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल टू 101 किलोजूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 ml of 0.2 molar HCl is mixed with 300 ml of 0.1 molar NaOH. The molar heat of neutralization of this reaction is minus 57.1 kilojoules. The increase in temperature in degree Celsius of the system on mixing is x into 10 to the power minus 2. The value of x is nearest integer पर आंसर देना है। Specific heat of water given है 4.18 joules per gram per Kelvin. Density of water is equal to
1 grams per centimeter cube and assume no volume change on mixing. ये हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो मिलता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। अब HCl का वॉल्यूम गिवन है 200 मिलीलीटर्स और मोलैरिटी गिवन है 0.2 मोलर, इसलिए HCl के मिलीमोल्स हो जाएंगे 200 इंटू 0.2 इक्वल टू 40। अब अगर NaOH की बात करें तो NaOH का वॉल्यूम गिवन है 300 ml और मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर, तो NaOH के मिलीमोल्स हो जाएंगे 300 इंटू 0.1 इक्वल टू 30। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस रिएक्शन गिवन है -57.1 किलो जूल्स। क्योंकि HCl और NaOH के मोल्स और इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इसलिए ये जो 57.1 किलो जूल्स हीट लिबरेट हो रही है, ये 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH के रिएक्शन पर होगी। यहाँ पर 30 मिलीमोल्स NaOH के 30 मिलीमोल्स HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम हीट लिबरेटेड फॉर 30 मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 1000 मिलीमोल्स से हीट लिबरेटेड 57.1 किलो जूल्स है, तो 30 मिलीमोल्स से हीट लिबरेटेड हो जाएगी 57.1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30 किलो जूल्स। इस हीट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1713 जूल्स। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml प्लस 300 ml इक्वल टू 500 ml। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब अगर हमें मास निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, तो 500 इंटू 1 इक्वल टू 500 ग्राम्स हमें मास मिल जाएगा। अब हीट इक्वल टू mc डेल्टा T होगा, जहां Q है हीट लिबरेटेड, m है मास, c है स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। Q हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 1713 जूल्स। मास हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 500 ग्राम्स। C यानी स्पेसिफिक हीट गिवन है क्वेश्चन में 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो डेल्टा T की वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे और वो आएगी 0.8196 केल्विन। क्योंकि डेल्टा T केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है, तो इसको हम 0.8196 केल्विन या 0.8196 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। आंसर आपको 10 टू द पावर -2 की टर्म्स में देना है, इसलिए ये हो जाएगा 81.96 इंटू 10 टू द पावर -2 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर भी देना है, इसलिए ये हो जाएगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the standard molar enthalpy change for combustion of graphite powder is minus 2.48 into 10 to the power 2 kilojoules per mole, the amount of heat generated on combustion of 1 grams of graphite powder is। kilojoules में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है, तो 1 मोल ग्रेफाइट यानी कार्बन में होंगे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल कार्बन या ग्रेफाइट से 2.48 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो जूल्स हीट लिबरेट होगी, तो इसका मतलब है कि 12 ग्राम्स कार्बन से 2.48 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो जूल्स हीट लिबरेट होगी। 1 ग्राम कार्बन के लिए हीट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो जाएगी 248 डिवाइडेड बाय 12 which will be equal to 20.67 किलो जूल्स। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 21। For the reaction C2H6 giving you C2H4 plus H2,
द रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू किलो जूल्स पर मोल में आंसर करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन है कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए। गिवन रिएक्शन में जो सब्सटेंस यूज हुए हैं उनमें कितने बॉन्ड्स होंगे देख लेते हैं। C2H6 में एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होंगे। C2H4 में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होंगे और H2 में एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड एंथैल्पीज की टर्म्स में जब हम डेल्टा H रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है डेल्टा H इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस bond enthalpies of products. Delta H will be equal to bond enthalpy of carbon-carbon bond plus 6 into bond enthalpy of carbon-hydrogen bonds minus bond enthalpy of carbon-carbon double bonds minus 4 into bond enthalpy of carbon-hydrogen bonds minus bond enthalpy of hydrogen-hydrogen bonds. ये सभी वैल्यूज गिवन है, सभी बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यूज पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करने पर आंसर मिलेगा 128 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड CaO are -1675 kilojoules per mole and -635 kilojoules per mole respectively. For the reaction 3CaO plus 2Al giving you 3Ca plus Al2O3, the standard reaction enthalpy delta H naught is equal to kilojoules में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। जब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन यूज करके डेल्टा H रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेल्टा H for reaction equal to standard enthalpies of formation of products minus standard enthalpies of formation of reactants. Given reaction लिख लेते हैं 3 calcium oxide plus 2 aluminium giving 3 calcium plus Al2O3. Delta H naught reaction हो जाएगा 3 into delta H naught formation of calcium plus delta H naught formation of Al2O3 minus 3 into delta H naught formation of calcium oxide minus 2 into delta H naught formation of aluminium. क्योंकि एलिमेंट्स की उनकी प्योर स्टेट में डेल्टा H naught फॉर्मेशन 0 होती है, इसलिए एल्यूमिनियम की डेल्टा H naught फॉर्मेशन 0 होगी और उसी तरीके से कैल्शियम की डेल्टा H naught फॉर्मेशन भी 0 होगी। अब ये सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो डेल्टा H naught रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें मिलेगा 230 kilojoules. Next, the average SF bond energy in kilojoules per mole of SF6 is rounded off to the nearest integer. Given the values of standard enthalpy of formation of SF6 gas, S gas and F gas are -1100, 275 and 80 kilojoules per mole respectively. अब SF6 सल्फर और फ्लोरीन की गैसेस स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं SF6 गैसेस गिविंग यू S गैस प्लस 6F गैस। यहाँ पर SF6 में 6 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स हैं, इसलिए इस रिएक्शन का जो डेल्टा H रिएक्शन होगा वो होगा 6 into बॉन्ड एनर्जीज ऑफ SF। इसलिए इस रिएक्शन का डेल्टा H कैलकुलेट करके उसको डिवाइड करें अगर 6 से, तो सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। अब डेल्टा H नॉट रिएक्शन होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सभी की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यूज पुट कर देते हैं तो डेल्टा H रिएक्शन हमें मिलेगा डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ सल्फर इन गैसेस स्टेट प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन इन गैसेस स्टेट माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ SF6 इन गैसेस स्टेट। सभी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। दिस डेल्टा H रिएक्शन विल बी इक्वल टू 6 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF। डेल्टा H सल्फर गिवन है 275, डेल्टा H फ्लोरीन गिवन है 80 और डेल्टा H SF6 गिवन है
माइनस 1100 किलो जूल्स पर मोल। ये सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू मिलेगी 1855 किलो जूल्स। इस वैल्यू को 6 से डिवाइड करेंगे, सल्फर क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वो मिलेगा 309.16 किलो जूल्स पर मोल। क्योंकि हमें आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 309। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।